आज देखो बेटा, हम लोगों को पढ़ना है ईथर। इसे हिंदी में भी ईथर कहते हैं और ईथर को कई प्रकार के फॉर्मूलों पर व्यक्त किया जा सकता है। तो मैंने उन कई प्रकार के फॉर्मूलों को लिख रखा है। फॉर्मूलों के विषय में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फॉर्मूलों के विषय में इन्फॉर्मेशन ये है कि आज सभी फॉर्मूलों में से देखोगे तो ऑक्सीजन का एटम फॉर्मूले के बीच में ही आया है, और क्योंकि ऑक्सीजन एटम की संयोजकता 2 होती है, इसलिए ऑक्सीजन एटम बीच में आकर उसने हर जगह पर 2 बॉन्ड बनाए हैं। यह ध्यान रखने वाली बात है कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, इसलिए ऑक्सीजन कभी भी कहीं पर भी जुड़ता है तो वो 2 बॉन्ड तो बनाता ही है। यहाँ पर भी उसने यही किया है कि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। पहले फॉर्मूले में ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं, या ऐसा कह सकते हो ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड या ऑक्सीजन के दोनों आबंध इस बार एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। आर का मतलब है एल्किल ग्रुप, यहां भी आर का मतलब है एल्काइल ग्रुप। यहां ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं या दोनों आबंध भी एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इनमें से दोनों एल्किल ग्रुप आपस में सेम है और इसमें से दोनों एल्किल ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इसमें से चले आ जाएंगे। ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं में से एक संयोजकता एल्काइल ग्रुप से और दूसरी एराइल ग्रुप से जुड़ी है। नेक्स्ट नंबर पे आएंगे और इस बात को पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एराइल ग्रुप के साथ जुड़ी हैं। इसमें भी ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं या दोनों आबंध जो हैं वो एराइल ग्रुप से जुड़े हैं, बशर्ते इसमें और इसमें डिफरेंस ये है, ये समान एराइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ये असमान एराइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो ईथर के फॉर्मूले इतने प्रकार के हो सकते हैं। अगर परिभाषा रखने की बात आएगी तो परिभाषा में देखो बड़ी आसानी से लिख लेते हैं, लिखते भी जाते हैं और इसको समझते भी जाते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि ईथर होता क्या है। तो ईथर के लिए अगर बताना होगा तो देखो कैसी बात बताएंगे। एक तो ये बताएंगे ऑक्सीजन परमाणु की कितनी संयोजकताएं होती हैं, 2। दोनों संयोजकताओं को या तो एल्काइल ग्रुप से जोड़ दिया जाए या तो किससे जोड़ दिया जाए, एराइल ग्रुप से जोड़ दिया जाए। और वे एल्काइल ग्रुप समान भी हो सकते हैं और वे एल्काइल ग्रुप असमान भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा को बना पाएंगे। देखो मैं परिभाषा को कैसे लिखता हूं, फिर इसको मैच करवाते हैं फॉर्मूलों से। लिखते हैं, जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं, अगर कोई पूछेगा ऑक्सीजन परमाणु की कितनी संयोजकताएं होती हैं तो बताओगे 2 संयोजकताएं। जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं समान या असमान एल्काइल या एराइल। अच्छा, समान या असमान क्यों कहा? हो सकता है दोनों ओर लगे हुए एल्काइल ग्रुप सेम भी हों, और ये भी हो सकता है दोनों ओर लगे हुए एल्काइल ग्रुप कैसे हो, एक दूसरे से डिफरेंट भी हों। इसलिए मैंने लिखा है समान या असमान। और ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो ग्रुप भी कोई हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा है समान या असमान एल्काइल या एराइल ग्रुप को बेटा GRP लिख देते हैं। ऐसा ग्रुप से जुड़ी होती हैं। अगर ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं इस प्रकार से जुड़ी हैं कि उनमें से समान या असमान एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा है, तो बनने वाले यौगिकों को ईथर कहा जाता है। तो ये ईथर की परिभाषा रहेगी, डेफिनेशन रहेगी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक तो पहली बात, ऑक्सीजन एटम की दोनों संयोजकताएं, अर्थात संयोजकताएं 2 हैं, 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 परमाणुओं या 2 ग्रुप के साथ जुड़ सकता है। संयोजकताएं जो दोनों हैं वो समान समूहों और असमान समूहों से जुड़ सकती हैं। समान समूहों को यहां पर दिखाया गया, असमान समूह को यहां दिखाया गया है। यह भी हो सकता है कि वो समान समूह एल्काइल ग्रुप के हों, ऐसा भी हो सकता है कि वो असमान समूह एराइल ग्रुप के हों।
तो ये भी समस्या आ सकती है, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ों को वहीं पर लिख रखा है। अब बात करेंगे कि कुछ कम से कम एग्जाम्पल लिख लेते हम लोग इसके, कि ईथर के कुछ एग्जाम्पल तो लिख लेते। देखो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ पहला ईथर का। पहला एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। जैसे इसको देखा तुम लोगों ने, इस बात को जान गए कि ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता 2 है, बिल्कुल सही है। दोनों ओर CH3 जुड़ा है, इसका मतलब दोनों ओर ग्रुप आपस में कैसे हैं, समान। एक और फॉर्मूला लिखते हैं, देखो CH3OC2H5। इसमें से मैं क्या देखता हूं, दोनों ओर ग्रुप तो एल्काइल ही है, बशर्ते ग्रुप आपस में समान नहीं है, असमान एल्काइल ग्रुप लगे हैं। बेटा एक और फॉर्मूले को लिख सकते हैं, C6H5O सिंगल बॉन्ड CH3। देखो इस बार दोनों ओर लगे हुए ग्रुप आपस में समान नहीं है, और ये भी एक गड़बड़ है कि एक तरफ एल्काइल ग्रुप है, दूसरी ओर एराइल ग्रुप है। एक और फॉर्मूला देखो मैं लिख देता हूं, C6H5O C6H5। इस बार भी दोनों ओर अगर देखे जाए एराइल ग्रुप है, और एराइल ग्रुप आपस में कैसे हैं, समान है। तो इस प्रकार से आप कई एग्जाम्पल लिख सकते हो। हाँ एक काम अभी कर रहे हैं बेटा, इनके नाम नहीं लिख रहे हैं। नाम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि अभी एग्जाम्पल को देखेंगे, अभी जस्ट एक आर्टिकल पढ़ेंगे नामकरण, तो फिर उसमें पढ़ेंगे कि इन यौगिकों के नाम कैसे पढ़ने हैं। ध्यान रखने वाली बात है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 दिखानी है, बाकी ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट दोनों और अपने हिसाब से ग्रुप को अटैच कर देना है। तो ये ध्यान रखते हुए ही आप फॉर्मूले बनाओगे। जिन बच्चों ने शुरुआत के समय में सही ढंग से पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए भैया ये देखो हैं कुछ बातें, इसको ध्यान से देख लो। अगर कोई व्यक्ति हमसे एल्काइल ग्रुप की बात पूछता है, तो उस एल्काइल ग्रुप की जगह पर आपको देखो क्या क्या रखना है। सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड C3H7, सिंगल बॉन्ड C4H9। अब मैं कहता हूं कितने ग्रुपों को रटते घूमोगे, तो एक बात याद रख लो, कार्बन जितना रहना है, हाइड्रोजन 2 गुने से 1 अधिक कर देना है। कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 गुने से 1 अधिक कितना हो गया, 3। कार्बन 2 था तो हाइड्रोजन 2 गुने अर्थात 4 से 1 अधिक कर देना है, 5। कार्बन 3 था तो हाइड्रोजन को 2 गुने से 1 अधिक कर देना है अर्थात 7। तो अगर आपसे कार्बन 5 वाला भी एल्काइल ग्रुप पूछ लेगा, बता देना है आपको। और इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरना है कि सर जी आपने R के बाद सिंगल बॉन्ड लगाया था और यहां CH3 के पहले सिंगल बॉन्ड लगा दिया है। हम इसी ग्रुप को एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड। मैंने सिंगल बॉन्ड इस बार बाहर की ओर लगा रखा है या पीछे की ओर लगा रखा है। बेटा दोनों ही बातें एक ही हैं, जरूरत पड़ने पर। देखो कैसा, अगर CH3 को आप पहले की ओर लिखोगे, यहां कहीं लिखा है, हाँ, तो देखो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर लगा देना है। अगर इसी CH3 को लास्ट में लिखोगे तो पहले लगा देना है। तो ये संयोजकता आप कहीं पर भी लगा सकते हो। हाँ एक और बात याद रखनी है, नॉर्मली अभी AR की जगह पर आपको C6H5 का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे हटकर फॉर्मूला भी आने वाला नहीं है। इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, C6H5 को इस प्रकार से भी लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड खाली रखना ऊपर की ओर। कहीं कहीं फॉर्मूले में करके क्या किया गया है, बेंजीन रिंग को बनाते समय यहां खाली छोड़ दिया गया है। तो इसी फॉर्मूले को इस प्रकार से 90 डिग्री के रोटेशन पर बना दिया गया है फॉर्मूले को। तो आप क्या कर लोगे, इससे यह जान जाओगे कि एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप का अर्थ क्या है। लेकिन जो बच्चे पहले से जानते रहे हैं उनके लिए तो कभी परेशानी नहीं रही है। अब बात करते हैं कि ईथर को तो हमने पढ़ लिया, अब जस्ट बात आती है कि ईथर कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया ईथरों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर मैं पूछता हूं कि ईथर कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया हम यहां तुरंत एक बात लिख देंगे कि अगर ईथरों की बात पूछी जाती है तो मैं यहां लिखता हूं कि ईथर 4 प्रकार के होते हैं। और मैं क्या सोचता हूं, एक एक प्रकार के ईथरों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे पहले प्रकार का ईथर आता है, कहलाता है सममित ईथर।
सममित ईथर। अब बेटा सममित ईथर का अर्थ क्या होता है मैं बता दूं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाने वाला है। सममित ईथर को परिभाषित करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप इस ईथर को देखें, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं देखो सेम ग्रुप से जुड़ी हैं, इधर भी मिथाइल ग्रुप से और इधर भी मिथाइल ग्रुप से। अगर ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं समान समूहों के द्वारा जुड़ी हों, समान समूहों का मतलब समझ पा रहे हो ना, जैसे इस फॉर्मूले में, और मैं एक और फॉर्मूला लिखा था मैंने इस फॉर्मूले पे, ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं समान ग्रुप के साथ अटैच होती हैं, हम इस प्रकार के ईथर को क्या नाम दे देते हैं, सममित ईथर। तो सममित ईथर को आसानी से पहचान बना लेनी। मैं क्या बताता हूं, ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं समान परमाणुओं समान समूहों द्वारा जुड़ी होती हैं। आप जैसे ही समान समूह कहते हो आपको पता चल जाता है कौन से ईथर की बात हो रही है, सममित ईथर। तो मैं बिना समय को बर्बाद किए भैया सममित ईथर के विषय में लिख देता हूं, ऑक्सीजन एटम की जो दोनों संयोजकताएं हैं समान, बेटा समूहों को तो आप ग्रुप लिख सकते हो, और ग्रुप को हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में जीआरपी लिख रखा है, ग्रुप से जुड़ी होती हैं। तो अगर कभी सममित ईथर की बात पूछा जाएगा तो हम सममित ईथर को इस प्रकार से लिखकर बता सकते हैं। अच्छा, आपको इन परिभाषाओं पर बहुत सारा जोर भी नहीं देना है। एग्जाम्पल की अगर डिमांड आएगी तो देखो एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं हम इसके। सबसे पहला एग्जाम्पल तो ऐसा लिख लेना चाहिए जिनमें दोनों ओर के ग्रुप सेम हो। तो देखो मैंने पहला एग्जाम्पल ऊपर से उठा रखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी सममित ईथर में से आता है। एक और ईथर देखते हैं, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। अगर इसको देखोगे ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर लगे हुए जो एल्काइल समूह हैं वो सेम ग्रुप हैं, ये भी एथाइल ये भी एथाइल। एक और काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, C6H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5। क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों संयोजकताएं जो हैं वो सेम ग्रुप के साथ अटैच हैं, इसलिए हम इस प्रकार के ईथर को कहते हैं सममित ईथर। तो बेटा सममित ईथर को तो ऐसे पहचान सकते हैं। जस्ट इसके अपोजिट प्रकार का ईथर है सेकेंड नंबर पर, इसको कहते हैं असममित ईथर। और बेटा असममित ईथर को तो आप समझ ही चुके होंगे, आपको केवल एक जगह बदलाव कर देना है। जैसे मैंने यहां क्या लिखा था, ऑक्सीजन एटम की दोनों संयोजकताएं समान ग्रुप के साथ जुड़ी होती हैं, आपको लिख देना है अलग अलग ग्रुप के साथ जुड़ी होती हैं। तो मैं जल्दी से लिख देता हूं इस बात को, ऑक्सीजन एटम की दोनों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप के साथ जुड़ी होती हैं। तो आपको ऐसा ईथर मिलने वाला है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की जो दोनों संयोजकताएं हैं वो अलग अलग ग्रुप के साथ कनेक्टेड हैं। जैसे मैं अगर इसके भी एग्जाम्पल लिखता हूं, अच्छा एग्जाम्पल को लिखना बिल्कुल आसान है, क्यों, ऑक्सीजन के दोनों ओर के ग्रुप को चेंज कर देना है। जैसे मैंने पहली ओर CH3 को लिख रखा है तो दूसरी ओर मैं जानता हूं CH3 को तो कभी नहीं लगाएंगे, एक और CH3 तो मैंने दूसरी ओर C2H5 कर दिया। ध्यान देने वाली बात है, अगर एक तरफ C2H5 लग गया है तो ऑक्सीजन की जो दूसरी वैलेंसी है उसको C2H5 से संतुष्ट नहीं करना है, उसे किसी दूसरे ही ग्रुप के साथ संतुष्ट करना है। अभी नेक्स्ट नंबर पे एक और काम कर लेते हैं। अगर आपने पहली वैलेंसी ऑक्सीजन की C6H5 के साथ संतुष्ट कर रखी है
तो आपको अब दूसरी वैलेंसी जो ऑक्सीजन की है वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ ही अटैच करनी है। जैसे मैं एक और ग्रुप लगा देता हूं C3H7, ये वाला ग्रुप। तो इस प्रकार से सेकेंड टाइप के ईथर को हमने पढ़ा, असममित ईथर। ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसीज जो होते हैं डिफरेंट टाइप के ग्रुप के साथ अटैच होती हैं। तो दो प्रकार के ईथरों को आपने पढ़ा। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, तीसरे प्रकार के ईथर को पढ़ते हैं। तीसरे प्रकार के ईथर होते हैं एलिफैटिक ईथर। एलिफैटिक अब ध्यान रखने वाली बात है, अगर ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ी हैं, आर वाले ग्रुप के साथ जुड़ी हैं, तो ऐसे ईथरों को कहते हैं एलिफैटिक ईथर। एक और इसी में से मैं बता देता हूं। इसके बाद अगले प्रकार का ईथर आएगा एरोमेटिक ईथर। अगर ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एराइल ग्रुप के साथ जुड़े हैं तो ऐसा ईथर कहलाता है एरोमेटिक। एलिफैटिक कब कहलाता है? जब ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ी हों, चाहे वो एल्काइल ग्रुप सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। लेकिन अगर कभी भी ऐसा आपको देखने को मिले कि ऑक्सीजन परमाणु की कम से कम एक संयोजकता ही एराइल ग्रुप के साथ जुड़ गई, तो भैया ऐसे ईथरों को हम कहते हैं एरोमेटिक ईथर। लेकिन क्योंकि अभी मैं एलिफैटिक ईथर के लिए पढ़ रहा हूं, एक काम कर लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। ऑक्सीजन एटम की दोनों संयोजकताएं एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप को आप लिखते हो सिंगल बॉन्ड आर, से जुड़ी होती हैं। अच्छा, कोई इसका एग्जाम्पल भी पूछेगा तो भैया एग्जाम्पल बनाने में तो अब हम लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। अब हम लोगों को ऑक्सीजन एटम के दोनों ओर एल्काइल ग्रुप लगा देने हैं। तो भैया एल्काइल में से कोई भी दो ग्रुप उठाओ और ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट पे दोनों ग्रुपों को अटैच कर दो। जैसे मैं पहला ही फॉर्मूला बना देता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्काइल ग्रुप है। ध्यान देने वाली बात है, ये एलिफैटिक ईथर तो है ही, और साथ में अगर देखा जाए ये सममित ईथर में भी आता है। देखो दोनों ग्रुप सेम भी आ गए। तो अगर कोई पूछेगा कौन कौन से प्रकार के ईथरों के समावेश रखता है, भैया ये एलिफैटिक ईथर तो है ही, और साथ में सममित ईथर का भी एग्जाम्पल है यही। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C3H7, क्योंकि दोनों ओर देखो एल्काइल ग्रुप ही लगे हैं, और दोनों ओर एल्काइल ग्रुप लगने की वजह से हम इसको अभी एलिफैटिक ईथर में ही रखते हैं। एक और नंबर लिख सकते हैं, C2H5O सिंगल बॉन्ड CH3। देखो ये दोनों ग्रुप भी एलिफैटिक ग्रुप ही हैं या एल्काइल ग्रुप ही हैं, क्योंकि दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, एलिफैटिक ईथर की श्रेणी में आता है। एक काम करेंगे, इसको जल्दी से नोट करके देखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग इस बात को पढ़ेंगे कि एरोमेटिक ईथर क्या होता है, ईथरों का चौथा प्रकार। जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। फिर अगला नंबर है, और बेटा अगर ईथरों में से बात की जाए तो ये अंतिम नंबर भी ईथर के वर्गीकरण में पढ़ेंगे। लास्ट टाइप का ईथर है जिसको हम कहते हैं एरोमेटिक ईथर। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इतनी बात तो आप पहले से भी जानते थे कि ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता होती है 2, और आपको उस दो संयोजकताओं को कंप्लीट करने के लिए, संतुलित करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए आपको दो ऑर्गेनिक ग्रुप, हाइड्रोकार्बन ग्रुप उसके दोनों ओर लगाने होते थे। अगर उन दोनों ग्रुपों में एक ग्रुप भी एराइल ग्रुप है, मैं क्या बोलता हूं, दोनों ग्रुप एराइल है तो ठीक ही है। अगर एक भी ग्रुप एराइल ग्रुप है तो फिर ऐसे ईथर को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक ईथर बनने के लिए दोनों ग्रुप का एरोमेटिक होना जरूरी नहीं है, एक ही ग्रुप अगर एराइल है आप एरोमेटिक ईथर उसको कहते हो।
तो मैं लिख के देखो दिखाई देता हूं क्या है। जैसे मैं लिखता हूं ऑक्सीजन एटम की दोनों में से कम से कम एक संयोजकता, इसको ध्यान रख लेना। संयोजकताएं तो वैसे दो होती हैं, लेकिन उनमें से कम एक, कम से कम जो एक संयोजकता है एराइल ग्रुप के साथ जुड़ी हो। बेटा ऐसे जितने भी ईथर आपको दिखने वाले हैं वो सारे के सारे ईथर कहलाते हैं एरोमेटिक ईथर। मैं एग्जाम्पल देखो यहां बता देता हूं, क्योंकि क्या है आप फॉर्मूले डिफिनीशन बना सकते हो, लेकिन पहचान सही ढंग से तभी हो पाते हैं जब आपके पास एग्जाम्पल होते हैं। देखो मेरे पास पहला एग्जाम्पल है C6H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5। अच्छा, इसमें से मैं देखता हूं तो दोनों ही ग्रुप एरोमेटिक हैं, एराइल ग्रुप दोनों ही हैं। देखो C6H5 एराइल ग्रुप था, मैंने वहां नीचे लिख रखा है। अब क्योंकि दोनों ही ग्रुप है तो ये तो एरोमेटिक ईथर है ही। दोनों ग्रुपों के होने पर एरोमेटिक ईथर तो होता ही है। अगर इनमें से कोई एक ग्रुप भी एराइल हो जाए, देखो ये एल्काइल ग्रुप है लेकिन एक ग्रुप एराइल ग्रुप है, इस ग्रुप को एराइल ग्रुप या एरोमेटिक ग्रुप भी कहते हैं। एक ग्रुप भी एरोमेटिक हो जाए, हम ऐसे ईथरों को नाम देते हैं, कैसे कहते हैं, ये एरोमेटिक ईथर हैं। तो एलिफैटिक ईथर में दोनों ही ग्रुप एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, और जबकि एरोमेटिक ईथर में केवल एक ही ग्रुप, कम से कम एक ग्रुप एराइल ग्रुप की श्रेणी में आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने पढ़ रखे हैं ईथरों के प्रकार। 4 प्रकार से हमने ईथरों का वर्गीकरण किया। अभी बेटा क्या करते हैं, अब पढ़ लेते हैं ईथरों के नामकरण कैसे किए जाते हैं। ध्यान से देखना इसको, ईथरों के नाम को पढ़ने के तरीके को सीख लेते हैं। तो ईथरों के नाम को पढ़ने के बेटा 2 तरीके हैं हमारे पास। कौन कौन सा तरीका है? सबसे पहले है सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति, अच्छा सामान्य पद्धति को आप एक और नाम से जानते हो, रूढ़ पद्धति भी कहते हैं। हम लोग सबसे पहले इस पद्धति में नामकरण सीखेंगे। अच्छा, किसके नामकरण सीखेंगे? ईथरों के। तो ध्यान देना है, देखो इस पद्धति में ईथरों के नामकरण कैसे करने हैं। बेटा पहला नंबर देखो ध्यान से, क्या है कि नाम से ही ईथरों में बहुत काम होने हैं, और अपने यहाँ एग्जाम में आता भी है, नाम पूछता भी है। मैंने सबसे पहला ईथर का फॉर्मूला लिख रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें से एक बात का बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है। किसका याद रखना है? मैं यहां लिखे भी देता हूं। आपको अल्फाबेट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अरे अल्फाबेट का अच्छा नॉलेज का अर्थ है आपको ABCD ये पूरा Z तक आना चाहिए। अगर आप इतने होशियार हैं कि आपने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को अच्छे क्रम में तैयार रखा है, क्योंकि केवल तैयार ही नहीं रखना है, सुटेबल अच्छे सुसज्जित क्रम में तैयार रखना है कि पहले कौन आता है और बाद में कौन आता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि A पहले आता है कि D पहले आता है, तो फिर आप इस प्रकार के नामों को पढ़ नहीं सकते, क्योंकि फिर ये आपके लिए परेशानी क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट को अच्छे क्रम से पढ़ रखा है, फिर आपके लिए बिल्कुल आसान है। देखो बेटा कार्बन ऑक्सीजन पहले देख लेते हैं। फिर मैंने देखा ऑक्सीजन के लेफ्ट पर एक कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है। कार्बन एक वाले एल्काइल ग्रुप को कहते हैं मेथाइल। थोड़ा सा ध्यान रखना, कार्बन एक वाले एल्काइल ग्रुप को मेथाइल, ये भी तो कार्बन एक वाला ही है, मेथाइल। इस प्रकार से अगर मैं देखूं तो मेथाइल कितनी बार हो गया? 2 बार। तो मैं इसका नाम पढ़ूंगा डाई
मेथाइल। अच्छा, डाई मेथाइल जान गए, 2 बार मेथाइल ग्रुप होने की वजह से डाई और CH3 की वजह से मेथाइल। और बेटा नाम के लास्ट में आपको क्या लगा देना है? ईथर। लेकिन अभी क्या करते हैं, सेकेंड नंबर पे चलते हैं और थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं। इस बार मैंने यहां लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड O, और बेटा मैंने ग्रुप को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब इस ग्रुप को चेंज होते ही हम सबसे पहले देखेंगे, ये कार्बन 1 वाला ग्रुप है मेथाइल। बेटा मेथाइल की स्पेलिंग स्टार्ट होती है M से। ये कार्बन 2 वाला ग्रुप है, इसको कहते हैं एथाइल, और एथाइल की स्पेलिंग स्टार्ट होती है E से। क्योंकि अगर मैंने बताया इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपने अच्छे ढंग से पढ़ रखे हैं, तो अच्छे ढंग से पढ़े होने का अर्थ यह है आप तुरंत ही इस बात की पहचान कर लें कि M पहले आता है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में कि E पहले आता है? E, क्योंकि E पहले आता है, पहले E वाले ग्रुप को पढ़ेंगे। इस ग्रुप को पढ़ेंगे, इसका नाम है एथाइल। देखो E से स्पेलिंग स्टार्ट हुई थी इसकी। बेटा एथाइल ग्रुप को पढ़ने के बाद आ जाएंगे मिथाइल, और मैंने कहा था लास्ट में ऑक्सीजन को देखना और इस ऑक्सीजन का नाम लिख लेना ईथर। इस बात को और दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, एथाइल की स्पेलिंग E से स्टार्ट हुई, मिथाइल की स्पेलिंग M से स्टार्ट हुई, इसलिए E को पहले स्थान दिया गया, M वाले शब्द को बाद में स्थान दिया गया। और भी एक चीज ध्यान रखते हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप अलग अलग थे इसलिए मैंने डाई का इस्तेमाल नहीं किया। डाई का इस्तेमाल कब करते हैं? जब दोनों ओर के ग्रुप आपस में समान होते हैं। तो मैं तीसरे नंबर पर आ जाता हूं। देखो अब तीसरे नंबर पर मेरे पास एक और फॉर्मूला है, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C3H7। अब मैं इसका नाम पढ़ना चाहता हूं। एक तो सबसे पहली बात, दोनों ओर के ग्रुप डिफरेंट हैं। ये कार्बन 1 वाला एल्काइल ग्रुप है जिसे मेथाइल कहते हैं, स्पेलिंग स्टार्ट होती है M से। कार्बन 3 वाला एल्काइल ग्रुप है, स्पेलिंग स्टार्ट होती है P से। और क्यों P से स्टार्ट होते हैं? क्योंकि इसका नाम है प्रोपाइल। अब इसको ध्यान देने वाली बात है, अल्फाबेट में M पहले आता है कि P, तो आपको ये पता है M पहले आता है, इसके बाद N O और इसके बाद कहीं आ पाता है P। तो पहले M वाले ग्रुप को पढ़ेंगे मेथाइल, और बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे P वाले ग्रुप को, तो इसका नाम था प्रोपाइल। और बेटा सबसे लास्ट में ऑक्सीजन की विशेषता बताते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए हम नाम को समाप्त करते हैं कहां से? ईथर से। एक और फॉर्मूला देखो लिख लेते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर मैंने फॉर्मूला लिखा है C2H5O C6H5। देखो इस बार फॉर्मूला थोड़ा सा अलग कर दिया गया। C6H5 का मतलब है इस बार मैंने एराइल ग्रुप को भी इस्तेमाल कर लिया है, और एराइल ग्रुप को भी इस्तेमाल कर लिया। अब फॉर्मूला के नाम कैसे पढ़ें? देखो C2H5 को पढ़ते हैं एथाइल, स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होते हैं? E से। और इस ग्रुप को पढ़ते हैं या तो आप फेनिल बोल सकते हो या तो फेनाइल, इसलिए स्पेलिंग इसकी स्टार्ट होती है P से। याद रखना फेनाइल की स्पेलिंग F से नहीं P से, क्योंकि लिखते हैं PHENYL। क्या लगता है एथाइल को पहले पढ़ लिया जाए? एथाइल, और बेटा इसके बाद पढ़ते हैं P वाले को फेनाइल। और बेटा मैं क्या कहता हूं, सूत्र को समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन को पढ़ते हैं ईथर। तो इस प्रकार से बेटा ये फॉर्मूला आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं, C6H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5। अभी एक बात तो बिल्कुल समझ में आ गई कि क्योंकि दोनों ओर के ग्रुप सेम है, इसलिए नाम की शुरुआत से पहले ही हमें एक शब्द लगा लेना चाहिए जिसका नाम है डाई। अब डाई शब्द के प्रयोग के बाद C6H5 वाले ग्रुप को, क्योंकि दोनों को फिनाइल कहते हैं, इसलिए ये बात तो आनी ही नहीं है कि किसको पहले पढ़ेंगे, दोनों ही सेम है ग्रुप। तो C6H5 के लिए मैं पढ़ता हूं फेनाइल, PHENYL। और मैं क्या बोल रहा था, ऑक्सीजन के लिए नाम को अंत करेंगे ईथर के साथ। तो बेटा ये आपने ईथरों के नाम सामान्य पद्धति, रूल पद्धति में आपने अभी तक इनका नामकरण किया है।
अभी क्या करते हैं, ईथरों के ही नामकरण करते हैं, परंतु अब हमने सिस्टम बदल दिया है, पद्धति बदल दी है। अब हम लोग आ गए हैं IUPAC पद्धति पर में नामकरण। तो भैया क्या कर लेते हैं, हमने इस सिस्टम पे तो ईथरों के नामकरण पढ़ ही लिख रखे हैं। अब IUPAC सिस्टम पर भी हम लोग इस बात को पढ़ लेते हैं कि ईथरों के नाम कैसे पढ़ने हैं इनके। तो भैया हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं नामों को पढ़ना। जैसे मैं क्या करता हूं, स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले ग्रुप लिख रखा है CH3, फिर ऑक्सीजन, और फिर मैंने लिख रखा है C2H5। आप इस बात से परेशान ना होना कि सर जी CH3O C2H5 तो आपने यहां भी लिख रखा था। अरे बेटा, ये सामान्य पद्धति का नाम बताया था, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आयु पद्धति में नामकरण। आयु पद्धति के नाम, IUPAC पद्धति के नामकरण में से तो एक बात ध्यान रखनी है, आपको ऑक्सीजन उस ग्रुप के साथ रखना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है। जैसे क्या है, मैं इन दोनों ग्रुप को देख लेता हूं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हैं और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 1। तो मैंने ऑक्सीजन को कम कार्बन वाले के साथ पहले से ही सेट करके रखा है। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं। जब भी आपको नामकरण का तरीका ढूंढना होगा, आप ये देखोगे ऑक्सीजन के ओर, दोनों ओर में से किस ओर कार्बन एटम कम है और किस ओर कार्बन एटम अधिक है। जिस ओर कार्बन एटम कम होगा, क्योंकि यहां कार्बन एटम 1 है, हम ऑक्सीजन को उधर की ओर ही सम्मिलित कर देंगे और अधिक कार्बन एटम वाले को फ्री कर देंगे। लेकिन तभी बच्चों के दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर जी उस परिस्थिति पर क्या होगा जब दोनों ओर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाएंगे। फिर बेटा इस घटना के लिए आप फ्री हो, ऑक्सीजन को चाहे पहले ग्रुप में रख लेना और चाहे ऑक्सीजन को दूसरे ग्रुप में रख लेना। ये बात उस परिस्थिति के लिए है जब ऑक्सीजन के दोनों ओर लगे हुए नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं। डिफरेंट में से ऑक्सीजन उसके पास जाएगा जिस पे ऑक्सीजन सॉरी कार्बन एटम कम है। नाम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले उस भाग को पढ़ेंगे जिसके साथ ऑक्सीजन है, या उस भाग को पढ़ेंगे जिसके साथ कम कार्बन है। देखो, कार्बन 1 वाले भाग को हम कहते हैं मेथ, और बेटा मेथ के साथ क्या लगा है? ऑक्सीजन। तो नाम पढ़ लेंगे इसका मेथॉक्सी। अच्छा, ये तो मेथॉक्सी हो गया, मेथ भी हो गया, ऑक्सी भी हो गया। अब मैं सोचता हूं मेरे पास बचता क्या है? कार्बन 2 वाला एल्किल ग्रुप, इसको पढ़ते हैं एथेन। देखो बेटा, ये वाली बात यहां थोड़ा सा ध्यान से देखो। IUPAC नाम जब ईथरों के पढ़ने होते हैं, इनके नाम के पढ़ने का तरीका होता है एल्कोक्सी एल्केन। अब एल्कोक्सी एल्केन का मतलब कार्बन 1 था तो एल्कोक्सी की जगह पर मेथॉक्सी कर दिया, कार्बन 2 था तो एल्केन की जगह पर क्या कर दिया? एथेन। तो एल्कोक्सी और एल्केन टाइप के हम नाम पढ़ते हैं, और नामों को पढ़ने के लिए जो फॉर्मूले का तरीका रहता है वो मैंने आपको बताया। अब जैसे मेरे पास दूसरा फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले को आप अगर ध्यान से देखें, आप इस फॉर्मूले पर देखने पर इस बात को पाते हैं कि ऑक्सीजन के दोनों ओर ही नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। तो अब बात आती है सर जी ऑक्सीजन किसके साथ रखा जाए? भैया जिसके साथ रखना चाहते हो उसके साथ रख लो। तो मैं ऑक्सीजन पहले वाले के साथ रख लेता हूं। नाम कैसे पढ़ेंगे? एथ के साथ ऑक्सी लगा है, एथॉक्सी। और बेटा एथॉक्सी पढ़ने के बाद कार्बन 2 वाले एल्केन को एथेन कहते हैं, एथेन। थोड़ा सा फॉर्मूले को मैं और चेंज कर देता हूं, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। C3H7 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। फॉर्मूला ऐसा लिखकर आ गया तो क्या होगा भैया? सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं, ऑक्सीजन उस कार्बन की ग्रुप की ओर रखा जाए जिस पर कार्बन एटम कम है। देखो इधर तो कार्बन 3 है
और उधर कार्बन 1 है, तो ऑक्सीजन इस बार इधर वाले की ओर आ जाएगा और इसको ही पहले पढ़ेंगे। तो देखो इसके कार्बन 1 है और ऑक्सीजन लगा है। कार्बन 1 के साथ ऑक्सीजन होता था तो आप उसको क्या पढ़ते थे, मेथॉक्सी। तो कार्बन 1 के कारण इसका नाम हो गया सबसे पहले मेथॉक्सी। अब आ जाते हैं दूसरे भाग की ओर, C3H7 को कहते हैं प्रोपेन। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, फोर्थ नंबर पर। और फोर्थ नंबर पे मैं फॉर्मूले का तरीका थोड़ा सा बदले देता हूं। C6H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। अब कहता है इसका नाम बताना है, तो तुरंत ढूंढने का सबसे पहले काम है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम किधर कम है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम राइट साइड पे कम है। मैंने ऑक्सीजन को तो उसी के साथ जमा करके रखा है। अब ऑक्सीजन उसके साथ है, सबसे पहले पढ़ेंगे भी उसी को। कम कार्बन एटम वाले को पहले और अधिक कार्बन एटम वाले को बाद में। तो कम कार्बन एटम वाले के साथ पढ़ोगे तो कार्बन 2 को कहते हैं एथ, और उसके साथ लगा हुआ है ऑक्सीजन, तो नाम हो गया एथॉक्सी। और बेटा ये तो हो गया एथ ऑक्सी। और बेटा C6H5 को अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका नाम होता था बेंजीन, तो हम इसका नाम लास्ट में लिखेंगे बेंजीन। एक और लिख लेंगे, देखो C6H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5। अब क्योंकि ऑक्सीजन एटम के दोनों ओर के ही ग्रुप आपस में कैसे हैं, सेम है, हम इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे। अब देखो इसमें से ध्यान देने वाली बात क्या है, दोनों ओर सेम है ग्रुप, ऑक्सीजन किसी भी डायरेक्शन में जोड़ा जा सकता है। मैंने पहले वाले की ओर ही ऑक्सीजन को जोड़ दिया है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को, अब ये बात बार बार हमको ना बतानी पड़े। बेंजीन को मैंने बताया था, अगर बेंजीन कभी भी ग्रुप 2 बार आ जाए या ऐसी कंडीशन हो कि 1 बार ही आए और बेंजीन का नाम आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ जाए, इसका नाम पढ़ते हो फेनिल या फिनाइल। और जब बेंजीन का नाम सबसे लास्ट में पढ़ना पड़ जाए तो इसका नाम पढ़ते हैं बेंजीन। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, C6H5 का अगर नाम आपको शुरुआत में पढ़ने पड़ जाए फेनाइल, C6H5 का नाम आपको सबसे लास्ट में पढ़ना पड़ जाए बेंजीन। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। C6H5 ये वाला नाम पहले पढ़ेंगे, इसलिए इसको पढ़ेंगे फिनॉक्सी। फिनाइल से बनता है फेनॉक्सी, फेनॉक्सी। और लास्ट में क्योंकि इस वाले C6H5 को पढ़ना है, नाम है बेंजीन। अगर IUPAC नामकरण में चले तो हम अंतिम नंबर अभी आपको और सिखाना चाहते हैं। यह फॉर्मूला थोड़ा सा अलग किस्म का है और इसको भी तैयार कर लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां नीचे की ओर भी CH3 लगा हुआ है। अब ऐसा ग्रुप जुड़ जाएगा तो हम इसको कैसे नाम पढ़ेंगे, CH3 ऑक्सीजन, और फिर ये जो ग्रुप जुड़ा है ये तो कुछ ग्रुप उल्टे ही क्रम में जुड़ा है, लेकिन हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऑक्सीजन के इधर की ओर कम कार्बन है, इसलिए इसको एक साथ पढ़ेंगे और पहले पढ़ेंगे मेथॉक्सी। इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा चलते हैं, ये तो हो गया मेथॉक्सी। अब इसको छोड़ते हैं, आ जाते हैं लास्ट पे। इस पे बेटा कार्बन एटम कितने हैं, 3 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप को आप बोलते हो प्रोपेन। सबसे कठिन बात क्या है जो मैं अब लिखूंगा, मेथॉक्सी हो गया, प्रोपेन हो गया। अब ध्यान से इस बात को देखना कि प्रोपेन जिसको आपने लिखा है उस पर जो मेथॉक्सी ग्रुप है वो कौन से कार्बन एटम पर मेथॉक्सी ग्रुप को लगाया गया है, पहले, दूसरे, तीसरे। तो आपको आएगा कि दूसरे कार्बन पर सर जी ये मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। क्योंकि दूसरे कार्बन पर मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, बस आपको एक चेंज कर देना है, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन कर देना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, बस केवल आपको इतना चेंज कर देना है कि दूसरे नंबर पर, पहला, दूसरा,
तीसरा। जो मेथॉक्सी ग्रुप था ये दूसरे नंबर के कार्बन पर था, इसलिए मैंने उस 2 को सबसे पहले लगा दिया, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका अर्थ जानते हो कैसे पढ़ते हैं? 2 का मतलब दूसरे नंबर पर, मेथॉक्सी का मतलब मेथॉक्सी लगा हुआ है। किस पर लगा हुआ है? प्रोपेन पर। प्रोपेन के दूसरे नंबर का कार्बन पर मेथॉक्सी ग्रुप को अटैच किया गया है। तो इससे आप इस बात को पहचान कर लेते हो। एक काम करेंगे, इनको जल्दी से नोट करेंगे और फिर कुछ प्रैक्टिस भी तो कर लेते हैं आईयूपीएसी नामों की और साधारण नामों की। इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। आईयूपीएसी नाम भी हम लोगों ने पढ़ रखे हैं ईथर के, और ईथर के हम लोगों ने तो साधारण पद्धति पर भी नाम पढ़ रखे हैं। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिस करना कि हम लोग इसके साधारण या आईयूपीएसी पद्धति के नाम कैसे लिख सकें। देखो बेटा, पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं जल्दी से ही इसका नाम लिख लेता हूं। सबसे पहला इसका साधारण पद्धति पर नाम देखा जाए। बेटा मिथाइल, मिथाइल दोनों सेम ग्रुप हैं, इसलिए आपको पता है डाई लगा सकते हैं और लिखा जा सकता है मेथाइल। और ऑक्सीजन के लिए आप क्या यूज करते थे? ईथर। मैं सेकंड पे चलता हूं, इसका आईयूपीएसी नाम भी तो लिख लेते हैं। देखो, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों ओर कार्बन एटम की संख्या सेम है, ऑक्सीजन को किधर की ही ओर अटैच किया जा सकता है। मैंने मान लिया ऑक्सीजन को मैंने यहां अटैच कर रखा है मेथ ग्रुप से, तो इस ग्रुप का नाम रखेंगे तो मेथ ऑक्सी। और क्योंकि कार्बन एक वाला ग्रुप है इसलिए इसका नाम फिर से क्या हो गया? मेथेन या मीथेन। सेकंड नंबर पे फॉर्मूले पर चलते हैं। सबसे पहले बेटा इसका पढ़ते हैं रूढ़ पद्धति पे नाम और फिर आईयूपीएसी सिस्टम पर नाम। इसका नाम पढ़ोगे, देखो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इस ग्रुप को कहते थे मिथाइल, एम से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, और इस ग्रुप को कहते थे एथाइल, ई से स्पेलिंग स्टार्ट होती है। तो रूढ़ पद्धति का नाम पढ़ने के लिए पहले एथाइल को और फिर मिथाइल को, एथाइल, मिथाइल, ईथर। और जैसे ही हम इसका आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे हम ऑक्सीजन को उस ओर ले जाएंगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है। तो कम कार्बन वाले को पहले पढ़ोगे मेथॉक्सी, और बेटा ज्यादा कार्बन वाले को बाद में या अधिक कार्बन वाले को बाद में पढ़ोगे। कार्बन 2 वाला ग्रुप है इसलिए इथेन। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सा खतरनाक है, इसको देखो कैसे ध्यान देना है, इसके तरीके को देखो। इसका आईयूपीएसी नाम तो पढ़ना जानते हो ऐसा मुझे लगता है, लेकिन इसका रूढ़ पद्धति में नाम पढ़ना भी नहीं जानते हो ऐसा हम बता देते हैं 2 मिनट में। पहले तो ये देखो कि आईयूपीएसी सिस्टम में नाम पढ़ेंगे। बेटा ऑक्सीजन तो इस कार्बन के साथ अटैच होगा। अच्छा ध्यान से देखो इस बात को कि इस ग्रुप को तो हम नाम देते हैं मेथॉक्सी, आईयूपीएसी नाम पढ़ रहे हैं। मेथॉक्सी कितने कार्बन? 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले पर जुड़ा है, अर्थात ब्यूटेन पर जुड़ा हुआ है। अब तुमको ये बताना है ये जो मेथॉक्सी ग्रुप था ये ब्यूटेन के किस नंबर के कार्बन पर जुड़ा था? पहले, दूसरे, तीसरे नंबर के साथ। नीचे से गिनेंगे तो पहले और दूसरे। तो बेटा एक रूल होता है लोवेस्ट सम रूल, उसके अकॉर्डिंग आप उधर से गिनती गिनते हो जिधर आपको सबसे ग्रुप नजदीक मिल जाता है। तो क्योंकि इधर से गिना तो दूसरे नंबर के कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ा था तो मैंने 2 लिख लिया। इधर से जुड़ते गिनते थे तो तीसरे नंबर पर लगा था तो मैंने 3 को छोड़कर 2 को उठा लिया। नेक्स्ट नंबर को पढ़ने की स्टार्ट करेंगे। अरे इसका सिंपल सिस्टम में भी तो नाम पढ़ लें। देखो सिंपल सिस्टम में नाम कैसे पढ़ोगे, ध्यान से देखो इसको। बेटा इस ग्रुप का नाम है मिथाइल और इस ग्रुप का नाम है आइसोब्यूटाइल। जब एक कार्बन नीचे की ओर लटकने लगे ऐसे ग्रुप को कहते हैं आइसोब्यूटाइल। अच्छा आइसो क्यों नाम दिया? एक कार्बन नीचे की ओर लटक रहा है। ब्यूटाइल क्यों नाम दिया? क्योंकि कार्बन कितने हैं? 4। तो अब आपको ध्यान देना है मिथाइल ग्रुप की स्पेलिंग एम से स्टार्ट होती है, आइसोब्यूटाइल की स्पेलिंग आई से स्टार्ट होती है। तो मैं क्या सोचता हूं आइसोब्यूटाइल की स्पेलिंग पहले आई से स्टार्ट होती है, इसको पहले लिखेंगे, इसको लिखेंगे आइसो ब्यूटाइल और बेटा इसको पढ़ेंगे मेथाइल और नाम को समाप्त करते हैं कहां से? ईथर से। नेक्स्ट नंबर पे आ जाए, थोड़ा सा ध्यान दोगे।
कैसा ध्यान देने वाली बात मैं कह रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। आइसो क्यों? क्योंकि कार्बन नीचे लटका हुआ है। प्रोपाइल क्यों? क्योंकि कार्बन कितने हैं? 3। ये भी बेटा तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो आइसोप्रोपाइल कितनी बार आया है? 2 बार। तो इसको लिख सकते हैं डाई आइसोप्रोपाइल, और बेटा डाई आइसोप्रोपाइल दोनों बार पढ़ चुके। ऑक्सीजन के लिए हम साधारण पद्धति में ईथर पर नाम समाप्त करते हैं। अच्छा, इसी कंपाउंड का अगर हमको नाम पढ़ना पड़ जाए, कहे कि IUPAC नाम पढ़ के दिखाओ, देखो ध्यान से इसको। अच्छा, दोनों ओर क्योंकि कार्बन एटम सेम है, ऑक्सीजन किसी एक की ओर कर सकते हो आप, किसी एक की ओर कर दो। मैंने इधर की ओर कर रखा है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इस कंपाउंड का अगर नाम देखें तो इस कंपाउंड का नाम है, देखो ध्यान से देखना इस बात को, इस कंपाउंड का नाम है 2-प्रोपॉक्सी। पहले इस पर बात करेंगे 2-प्रोपॉक्सी नाम क्यों दिया। अच्छा, प्रोपॉक्सी तो नाम इसलिए दिया क्योंकि कार्बन 3 है, प्रोप के लिए प्रोपॉक्सी। 2-प्रोपॉक्सी नाम क्यों दिया? क्योंकि दूसरे नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्ट है। अच्छा बेटा, उधर चलेंगे, इस साइड पे भी तो कार्बन 3 है, तो कार्बन 3 को लिखेंगे प्रोपेन। लेकिन यार एक बात तो और बतानी है, ये जो प्रोपेन बताया है, इसके किस नंबर के कार्बन पर ये ग्रुप अटैच है? तो इसके भी तो दूसरे नंबर के कार्बन पर अटैच है, तो 1-2 और आगे लिख देंगे। दूसरे नंबर के कार्बन पर 2-प्रोपॉक्सी ग्रुप लगा है, किस पर? प्रोपेन पर। तो इसका IUPAC नाम इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। लास्ट पे चलते हैं, इसको देखते हैं। पहले इसका हम रूढ़ पद्धति में नाम, और फिर बेटा IUPAC सिस्टम में नाम। रूढ़ पद्धति में नाम कैसे पढ़ेंगे? अल्फाबेट वाले क्रम पर। इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना है। कार्बन तो 6 यहां पर है, देखो होल 6 का मतलब है 6 कार्बन ये और 1 कार्बन ये। 7 को हेप्ट बोलते हैं। हेप्ट की स्पेलिंग स्टार्ट होती है H से, और इसको फिलहाल इसको तो पहले अगर पढ़ेंगे तो फिनाइल, और बाद में पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? बेंजीन। इन दोनों में से ही अगर ध्यान दिया जाए, मैं देखो पहले एक बार काम करके ये देख लेता हूं कि आप इसका नाम बेंजीन पढ़ना चाहते हो या इसका नाम फेनिल, तो हम इसका नाम अभी के लिए क्या पढ़ने वाले हैं? फेनिल। अब अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर इसका नाम फेनिल पढ़ना चाहते हो, दोनों ग्रुपों के लिए ध्यान देना। हेप्टाइल, हेप्टाइल की स्पेलिंग S से, फेनाइल, फेनाइल की स्पेलिंग P से। नाम पहले किसका पढ़ा जाए? हेप्टाइल का। हेप्टाइल, तो बेटा हेप्टाइल मैंने नाम दे दिया। फिर C6H5 को नाम देंगे फेनाइल, और लास्ट में भैया ईथर तो लिखते ही हैं। हाँ, बच्चों को एक बात और पता होनी चाहिए, अगर वो अपने दिमाग में याद रखना चाहते हैं, बेटा इसमें कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं है कि जो नीचे की ओर लटका हो। सारे के सारे कार्बन सीधी लाइन पे अरेंज है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एन हेप्टाइल। इसका मतलब है 7 के 7 कार्बन सीधी लाइन पर अरेंज है। अब इसका नाम पढ़ते हैं इस बात पर कि IUPAC नाम क्या हुआ। जल्दी से इसको देखो, 6 कार्बन है इधर, और बेटा 6 और 1 7 कार्बन है उधर, तो 6 कार्बन वाले के साथ ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन दोगे तो इसको पढ़ेंगे फिनॉक्सी ग्रुप, और बेटा कार्बन 7 वाले ग्रुप को कहते हैं हेप्टेन। अगले नंबर के फॉर्मूले पर चलते हैं। सबसे पहले इसका रूढ़ पद्धति में नाम, और फिर इसका IUPAC पद्धति में नाम। रूढ़ पद्धति में नाम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को, इसको पढ़ते हैं फिनाइल और इसको पढ़ते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल की स्पेलिंग I से स्टार्ट और फिनाइल की स्पेलिंग स्टार्ट P से। तो पहले आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, और फिर इसके बाद C6H5 को फिनाइल। बेटा जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिखे देता हूं कि लास्ट में आपको क्या लगाना होता है? ईथर। IUPAC नाम पढ़ोगे, देखो ध्यान से देखो, अगर इसकी ओर हम लोग चलते हैं, यहां देखते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है, ऐसा लिखे देते हैं। ऑक्सीजन को उधर पढ़ लेंगे और उसको पहले भी पढ़ेंगे। देखो इस ग्रुप को क्या पढ़ते हैं? इस ग्रुप को पढ़ते हैं 2-प्रोपॉक्सी।
और इस 2 प्रोपॉक्सी को रखते हैं ब्रैकेट के अंदर। और बेटा ये इस ग्रुप को पढ़ते हैं बेंजीन, क्योंकि नाम समाप्त हो रहा है इसलिए बेंजीन। नेक्स्ट ग्रुप पर चले जाते हैं। भैया इसका नाम तो बड़ा आसान है, इसके दोनों नाम को यहां पर लेते हैं। सबसे पहला नाम दोनों और फिनाइल ग्रुप है, इसलिए साधारण पद्धति में इसको पढ़ेंगे डाई फिनाइल या फेनिल, और अंत करते हैं ईथर के नाम से। इसका अगर IUPAC नाम पढ़ना चाहोगे, देखो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन को इसकी ओर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ओर कार्बन है, किसी और ऑक्सीजन को करना है। इस ग्रुप को पहले पढ़ रहे हैं इसलिए इसको पढ़ेंगे फिनॉक्सी, और इस ग्रुप को सबसे लास्ट में पढ़ना है, तो लास्ट में कह रहा था कि खत्म करते हैं, तो फिर नाम क्या पढ़ते हैं, बेंजीन। अब अच्छा यहां पर फिनॉक्सी क्यों लिखा गया, क्योंकि नाम की शुरुआत में ही आ गया। यहां पर बेंजीन क्यों लिखा गया, क्योंकि नाम खत्म यहां से हो रहा था, बेंजीन पे खत्म कर दिया। लास्ट नंबर पे चलते हैं, इसका नाम पढ़ते हैं सबसे पहले साधारण पद्धति में, और फिर पढ़ते हैं IUPAC पद्धति में। साधारण पद्धति में नाम पढ़ोगे तो इसको मेथाइल कहते हैं, इसको प्रोपाइल कहते हैं। मेथाइल पहले आता है अल्फाबेट में, प्रोपाइल बाद में आता है। तो भैया मेथाइल, प्रोपाइल, और साधारण पद्धति का नाम खत्म करते हैं ईथर पर, तो ईथर। लास्ट बचा हुआ है कि इसका IUPAC नाम कैसे पढ़ेंगे, कम कार्बन वाले की ओर ऑक्सीजन को अटैच कर लेते हैं। इस ग्रुप का नाम पहले भी पढ़ते हैं मेथॉक्सी, और बेटा लास्ट में इस पे चलते हैं, कार्बन 3 वाला ग्रुप है इसलिए इसको बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन। तो इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने प्रैक्टिस की, कुछ ईथर के जो नाम थे अपने यहाँ कोर्स में सम्मिलित हैं, ऐसे एग्जामिनेशन में नाम पढ़ने के लिए आते हैं। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्टिकल हम लोग कि ईथरों में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है, तो इस आर्टिकल को रखेंगे फिर कल की क्लास में।